संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये सत्य है। कुछ लोग कह रहे हैं गुमराह करने वाली बात है। एक व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा है कि संविधान को किस तरीके प्रयोग करना है। कई गुत्थियां हमारे सामने खुलती गई। क्या थी वो गांठ? हमने जो सिलेबस में पढ़ा, मुझे लगता है कि बहुत भारी चूक है उसमें। आपने अपने एक देश में ही अलग संविधान बना दिया। सारी समस्या की जड़ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में है। ज्ञानेंद्र आर्य जी, अपने मुखारबिंद से बताइए कि क्यों संविधान को आपने आवश्यक बुराई बताया है। सभी व्यक्तियों में यह समझ पर्याप्त है तो किसी संविधान की कोई आवश्यकता नहीं, किसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं। लोक का मतलब क्या है? लोक मीन्स क्या? सर्व व्यक्ति समूही समाज होता है। हमारे संविधान सभा का निर्माण सामूहिक सहमति से हुई है। संभव है क्या? हम समन्वय की बात कर रहे हैं, हम संतुलन की बात कर रहे हैं, हम बहुमतवाद की बात नहीं कर रहे हैं। समावेशी सहभागिता क्या है? समावेशी सहभागिता आयु, जाति, वर्ग, इन सभी से मुक्त होकर कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में अपनी बात कह सकता है। मार्गदर्शक के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। हम लोगों का शो द मास्टरमाइंड के तहत इस देश को एक मास्टरमाइंड व्यक्ति से रूबरू कराते हैं, जो अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। हर बार नई व्यक्ति, नई बात, नई साथ, नई विकास के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचे जहां पर बात अभी तक नहीं पहुंची है। बात आज हम करेंगे संविधान की, और हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञानेंद्र आर्य जी हैं। आपको मैं मार्गदर्शक के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो कभी भी किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन नहीं कराता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि लोग सीधे आपसे समझें कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। ठीक राकेश जी, मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेंद्र आर्य है। मैं लगभग पिछले 10 साल से लगातार इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध स्थापित होता है। मेरी यह प्रबल मान्यता रही है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राणी है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता उसके परिवार के साथ ही समाप्त हो जाती है। फिर भी उस समाप्त होती हुई स्वतंत्रता के साथ भी, सहजीवन में आने के बाद भी, वह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ही समाज में प्रतिबिंबित होता है, या कह लीजिए समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यही सोच समझ मुझे सरगुजा के जंगलों में सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक और संविधान पर, व्यवस्था पर, सामाजिक विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति बजरंग मुनि जी से भेंट होती है। उनसे मेरी पहली मुलाकात सन 2019 में ऋषिकेश के ज्ञान कुंभ में हुई थी। उसके पहले भी उनसे एक बार भेंट हुई थी। सुल्तानपुर आए थे, मेरे गृह जनपद में उनसे भेंट हुई थी। वहां उनकी बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं समाज को समझने के लिए उनके पास रामानुजगंज चला गया। और जैसे जैसे ये गुत्थी मेरे सामने सुलझती गई, मुझे लगा वर्तमान परिस्थितियों में इतनी, यह कह लीजिए कि इतनी भ्रम की स्थिति है, या यह कह लीजिए कि हम एक ऐसे मैट्रिक्स में जी रहे हैं जहां व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो क्या है, समाज को पता नहीं है वो क्या है, राज्य को पता नहीं है वो क्या है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। आपने अपने वक्तव्य और इंट्रोडक्शन के दौरान एक शब्द गुत्थी कहा कि गुत्थी, कई गुत्थियां हमारे सामने खुलती गई। क्या थी वो गांठ? वो गुत्थी क्या थी जो खुलती गई? क्या था वो? मतलब गांठ तो हम लोगों कहते हैं उस चीज़ को, जैसे दो चीज़ों को जोड़ना हो तो गांठ पड़ गया, या मन में कोई गांठ है, जीवन में कोई गांठ थी, गुत्थी थी जो सुलझे नहीं सुलझ रही है। वो आपका सुल्तानपुर, गृह जनपद सुल्तानपुर से लेकर ऋषिकेश से सरगुजा तक की यात्रा है, वो गुत्थी धीरे धीरे खुलती गई। क्या थी वो गुत्थी? देखिए, वास्तव में जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राणी है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता परिभाषित होने के लिए उसको समाज की आवश्यकता होती है।
यह एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। मैं अगर आपको रोकूंगा यहाँ पे। जी। आपने कहा समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्र तो मैं भी पढ़ा हूँ, सोशोलॉजी। तो क्या उसमें तो समाज का ऐसा कुछ नहीं लिखा पढ़ा मैंने, जो अभी आप कह रहे हैं व्यक्ति, परिवार, और ये आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो समस्या है वास्तव में। आप जिसकी बात कर रहे हैं जी। वही एक प्रश्न ही तो मेरी सारी उहापोह का कारण था। हमने जो सिलेबस में पढ़ा, या यह कह लीजिए हमको जो पढ़ाया गया, मुझे लगता है कि बहुत भारी चूक है उसमें। कैसी चूक है? हमको ये तो बताया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह हम सोशियोलॉजी में हर कोई पढ़ता है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार हैं उसमें एक स्वतंत्रता है। हम ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिकता और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्या वह संबंध परिवार में परिभाषित होता है, या वह संबंध हमें समाज से सीखने को मिलेगा? आज जिस प्रकार का हम समाज देख रहे हैं, जिसमें हम और आप पले बढ़े हैं, जिसमें बड़े हुए सीखे हैं, वह समाज अगर हम देखते हैं तो लगता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में कोई अंतर नहीं है, सामाजिकता और गुलामी में कोई अंतर नहीं। मित्रों, मैं बताता चलूं कि इन्होंने जो 2-3 शब्द प्रयोग किया है, मौलिक, उच्छृंखलता, स्वतंत्रता, कानून, और इन्होंने एक दायरा बांधा है, बाउंड्री एरिया बांधने की कोशिश की है। मैं उसी बाउंड्री पर, जिस बाउंड्री के रेफरी संविधान होता है, देश का रेफरी संविधान होता है, हम उसी संविधान पे बात करने के लिए इनको अपने शो मास्टरमाइंड में बुलाए हैं। तो हम संविधान पर चलते हैं। और ये मैंने ये सुना और मैंने जाना पिछले 2-3 दिनों से बात करके कि पिछले 65 वर्षों से आप संविधान सभा का निर्माण कर चुके हैं, या संविधान पे काम किए हैं, और संविधान पे आपने अपने एक देश में ही अलग संविधान बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका प्रयोग किया और प्रयोग में सफल रहे। और इस प्रयोग में देश के जाने माने गांधीवादी ठाकुरदास बंग का सहयोग रहा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिस संविधान को मैं जानता हूँ, वो संविधान से उस संविधान का कोई लेना देना नहीं है। क्या है ये संविधान का इतिहास? हाँ बिल्कुल राकेश जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जो 65 सालों के इतिहास की बात आप कर रहे हैं, 65 सालों से संविधान पे काम करने की बात कर रहे हैं, वह सरगुजा के जंगल में बैठ करके काम करने वाले एक, यह कह लीजिए कि अपने आप को समाजवादी भी कह सकते हैं, आप उनको गांधीवादी भी कह सकते हैं, आप उनको सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। वह मेरी दृष्टि में एक समाज विज्ञानी है। नाम है उनका बजरंग लाल अग्रवाल, जिन्होंने वानप्रस्थ लेकर के बजरंग मुनि के नाम से पूरा देश उनको जानता है। सन 84 में जब राजनीति से उन्होंने अनुभव किया, राजनीति में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि देश का बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर और तत्कालीन जिस राज्य में थे वो मध्य प्रदेश का गृह मंत्री, ये 2 पद ऐसे थे जिनको बजरंग लाल अग्रवाल ये तो कह सकते थे कि ये मेरे आदमी है, या मैं इनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं। यह ताकत उनके पास थी। फिर भी उनको कहीं एक कमी दिखी कि जो उनका लक्ष्य था कि समाज निर्भय हो, वह नहीं दे पाए। 84 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और रामानुजगंज में एक जगह है जलकेश्वर की पहाड़ियां, उन्हीं पहाड़ी में छोटा सा एक कुटिया बनाई और 94 तक लगातार वहां बैठ करके पूरे देश भर के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञों को बुला करके, व्यवस्था के बारे में जानने समझने वाले लोगों को बुला करके विमर्श किया लगातार। और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में सारी समस्या की जड़ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में है। समस्याओं का जड़, समस्याओं का मूल कारण। हम बजरंग मुनि के विचारों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी का संविधान पर क्या कथन है, उनका क्या विचार है।
हम अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं और आपसे संविधान सभा, अच्छा बड़ा दिलचस्प बात है। एक चूँकि कैमरा के सामने कोई बातें कहना और ऑफ कैमरा बातें करना, जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो एक अलग दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरे लिए संविधान नया था, आप नए थे, कौन है भाई, क्या कर रहे हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि हमारी बातचीत जो है वो ऑफ कैमरे है। तो हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने मुझे ये पता चला हर तीसरे महीने, दूसरे महीने 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ऐसे गांव, जिस गांव में वहाँ के स्थानीय विधायक और नेता तक नहीं गए हैं, सांसद तक नहीं गए हैं, वोट मांगने के लिए उनके प्रतिनिधि तो गए पर वो नहीं गए, ऐसे गाँव में भी जा कर के आप संविधान सभा के बारे में बताते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, संविधान मैं भी पढ़ा हूँ, समझा हूँ, एज ए सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में। संविधान मुझे पता नहीं है क्या है आप लोगों का संविधान। वो अनपढ़ व्यक्ति जिसको मतलब फसल के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, सुबह हो गया, शाम हो गया, खेती हो गया, जीवन चल रहा है, उनको कैसे संविधान आप समझाते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि संविधान है क्या। आज जिस हम संविधान को सुनते हैं वो ये है कि एक ऐसा, जो बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है, हर कोई कहता है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी निर्देशों को निष्पादित करता है, तय करता है। संविधान यह तय करता है कि यह सिस्टम चलेगा कैसे। सिस्टम मतलब सरकार। जब मैं सिस्टम कह रहा हूं तो उसका मतलब है सरकार। सरकार कैसे चलेगी, तो फिर सरकार को चलाने का जो निर्देश दे रही है संविधान, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि संविधान एक ऐसा अनुबंध है जो समाज और राज्य के बीच हुआ है। मतलब सबकी सहमति, जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी बजरंग मुनि जी ने कहा कि सहमति के ही आधार पर कोई व्यक्ति अपना समाज में, संविधान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है, अपने आप को संविधान के साथ जोड़ता है, तंत्र के साथ जोड़ता है। तो तंत्र के साथ जुड़ा कैसे वह व्यक्ति? क्योंकि उसकी संविधान में सीधी भूमिका है, संविधान के निर्माण में, संविधान के संशोधन में। प्रत्येक व्यक्ति की सीधी भूमिका होनी चाहिए संविधान के संशोधन, संविधान के निर्माण में, और इसीलिए वह संविधान कहा जाता है। इसीलिए सहमति के आधार पे संविधान, यह सहमति, यह बात का गवाही है कि उस संविधान से शासित होने वाले व्यक्तियों की सहमति है उस संविधान में। मेरा प्रश्न ये है सबसे पहले आपसे कि आपसे जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपने 2-3 चीज़ें जो ध्यान आकर्षित करने वाली बताया मुझे। उसमें सबसे पहले आपने एक शब्द कहा कि जो हमारा संविधान है किसी भी देश की, किसी भी आप अच्छा, मुझे तो ये भी बोलते हुए दर्शकों को बता रहा हूँ कि ये इनका ये कहना है कि व्यक्ति का एक संविधान होता है, परिवार का होता है, ग्राम का होता है, जिला का होता है, स्टेट का होता है और देश का होता है और विश्व का भी होता है। और इन्होंने इसका पूरे एकदम खाका बना रखा है। मैंने देखा है उसको, थोड़ा बहुत पढ़ा है, समझा कम है, समझने की कोशिश मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें। और उसमें जो मुझे आश्चर्य किया वो ये था कि इन्होंने संविधान को आवश्यक बुराई कही। तो ज्ञानेंद्र आर्य जी अपने मुखारबिंद से बताइए कि क्यों संविधान को आपने आवश्यक बुराई बताया है। जी। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन ये व्यवस्था के निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है। जब हम सहजीवन की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदारी से निर्णय ले सके कि सहजीवन में उसके लिए क्या करने योग्य कार्य है और क्या ना करने योग्य कार्य है। अगर यह सभी व्यक्तियों में यह समझ पर्याप्त है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वहां खड़ी होती है जहां हम ये सोचते हैं कि उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या उस तारतम्य को बनाए रखने के लिए हमें किसी एक व्यवस्था की जरूरत है। सहजीवन में आ रही दुरूहता को दूर करना और स्वतंत्रता के लिए आ रहे संकटों को दूर करना, स्वतंत्रता में आ रही समस्याओं को, बाधाओं को दूर करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, एक राज्य नामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
अब जब हम राज्य की संकल्पना करते हैं तो हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जिसको संचालित करने का एक पूरा नियम बना हो। राज्य के पास सेना, पुलिस जैसी तमाम सांगठनिक इकाइयां होती हैं, सांगठनिक शक्ति होती है। वह शक्ति व्यक्ति के पर हावी ना हो जाए, समाज को गुलाम बनाने के लिए ना आगे आ जाए, ऐसी परिस्थितियां ना बन जाए कि राज्य ही मालिक बन जाए व्यक्ति का। इसके लिए, इस बुराई को दूर करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। फिर बुराई क्यों है? ये तो अच्छी बात है नियंत्रण के लिए। बुराई इसलिए है कि व्यक्ति को ही इतना समझदार होना चाहिए। मैं एक चीज और कोट करता हूं, मार्क्स ने अपने आप में कहा है, मार्क्स ने ये साफ साफ कहा है कि हम उस समाज की कल्पना करते हैं जिस समाज में राज्य नहीं होगा। राज्य नहीं होगा का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति अराजक होगा, नहीं, उस परिकल्पना की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति में देवत्व का अवतरण हो जाएगा, व्यक्ति देवताओं के समान समझदार हो जाएगा, व्यक्ति स्वयं में इतना अनुशासित रहेगा कि उसको किसी भी राज्य की इकाई की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के हस्तक्षेप या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है। आप लोगों का दावा है कि हम लोगों ने संविधान सभा का निर्माण किया है। एक संविधान सभा तब बनी थी, उसका 6 दिसंबर 1946 को और 24 जनवरी 1950 को उसे भंग कर दिया गया था, मतलब संसद में मिला दिया गया था। वो एक संविधान सभा थी। अब आप लोगों ने एक नया संविधान सभा बनाया। क्या है इस संविधान सभा का कहानी? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। देखिए, मैंने जैसे अभी आपके सामने स्पष्ट एक खाका खींचा कि संविधान है क्या। आप ये समझिए कि हम ये समझ रहे हैं कि राज्य अपने आप में असीम शक्तिशाली वाली एक व्यवस्था है, एक इकाई है, सांगठनिक स्वरूप है। उस पर संचालित करने का समाज का आदेश आप कह रहे हैं संविधान सभा है। इसका मतलब यह है कि समाज ने राज्य को नियुक्त किया है कि आप अमुक कार्य अमुक तरीके से करेंगे। यही है संविधान। राज्य को संचालित करने के सभी सूत्रों का निष्पादन संविधान में किया गया है। अब संविधान सभा यह तय करती है कि राज्य किस तरीके से काम करेगा। संविधान सभा यह तय करती है कि राज्य की सीमाएं क्या हैं। व्यक्ति की सीमा को संविधान नहीं बता रहा है, संविधान यह बता रहा है कि राज्य की सीमाएं क्या है। और आपकी वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था हम पूरे विश्व की देख रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि राज्य खुद ही अपने आप को संविधान सभा कह देता है। अन्य तरीकों से वो यह कहता है कि उसको अपनी सैलरी बढ़ानी है, वो संविधान संशोधन करना चाहता है, लोगों की जमीनों को हड़पना चाहता है, या यह कह लीजिए कि लोगों की जमीनों को अधिग्रहण करना चाहता है। लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हरने की बात इसी संविधान के माध्यम से हो गई। वो हुआ कैसे, क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी खोज आज, जिसका समाधान लेकर के हम पूरे देश में घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं संविधान सभा की। इसका कोई एक आपने बॉडी बनाया होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, डायग्राम होगा? नहीं, बिल्कुल हम उसी पर आते हैं। हाँ, देखिए, संविधान सभा वास्तव में एक समाज की स्वतः स्फूर्त इकाई है। यह कह लीजिए कि आज जिस हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, हम उस संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं। उस संविधान सभा को प्रमाणन कहां से मिला था? 1935 भारत शासन अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उस संविधान सभा का निर्माण किया गया और उस संविधान सभा ने मिल बैठ करके संविधान का निर्माण किया। हम आज संविधान सभा जो बनाने की बात कर रहे हैं, उसका नियमन कहां से हो रहा है? तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम जिस संविधान सभा की बात कर रहे हैं, वह संविधान सभा समाज की स्वतः स्फूर्ति, अपने आप से पैदा हुई एक जिज्ञासा है, एक जरूरत है। वास्तव में हमने शुरुआत में ही अपनी एक बात कही कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़े मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। मैट्रिक्स क्या है?
मैट्रिक्स ये है कि जिस तंत्र को हमारा मैनेजर होना चाहिए था, हमने अपने कामों के लिए उसको एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको कुछ काम सौंपे हैं संविधान को, कि आप शासन को, जिसको हमने संविधान में स्पष्ट तौर से लिख दिया है, उसको काम सौंपा है कि तुमको यह काम करना है। आज के समय में हो क्या रहा है? आज के समय में हो ये रहा है कि राज्य अपने आप को समाज का अविवाहक घोषित कर दिया है, संरक्षक घोषित कर दिया है, जिसको हम साफ साफ शब्दों में कहें तो राज्य अपने आप को कस्टोडियन मानता है, और वह लोक को संचालित करने का प्रयास कर रहा है, समाज को संचालित करने का प्रयास कर रहा है, परिवार को संचालित करने का प्रयास कर रहा है, व्यक्ति को संचालित करने का प्रयास कर रहा है। यही एक समस्या है, जिस समस्या को समझने के लिए यह कह लीजिए कि उस बात पर जन जागरूकता को विकसित करने के लिए लोगों के बीच में यह बात होनी शुरू हो, उस बात का इनिशिएटिव है संविधान सभा। एक प्रश्न ये उठता है कि आपके संविधान सभा में लोक सर्वोच्च है, राज मैनेजर है, प्रबंधक है। लोक का मतलब क्या है? लोक मीन्स क्या है? इसका मीनिंग लोक का अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम समाज की परिभाषा या लोक की परिभाषा में जाएंगे तो वह एक अलग विषय है, लेकिन हम उसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे। मोटा मोटी जो मेरी समझ है मैं उसको आपके सामने रख देता हूं। उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मुझे लगता है कि संविधान सभा वाली बात थोड़ी सी छोटी पड़ेगी। देखिए, समाज को इस तरह से कह लीजिए कि लोक वह है जिसमें सारे लोग सम्मिलित हों, सभी लोग सम्मिलित हों, कोई उससे बाहर ना हो, या यह कह लीजिए उसको और आसान शब्दों में या परिभाषिक शब्दों में कहिए तो वह कहा जाएगा कि सर्व व्यक्ति समूह ही समाज होता है। समाज की आपने अब तक जितनी परिभाषाएं सुनी है, कुछ उससे अलग है। ये हम उस पर और थोड़ा सा बात संविधान सभा में ही आपने कहा कि लोक सर्वोच्च होता है और तंत्र उसका प्रबंधक। इसका थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए ताकि लोग समझे कि मैनेजर राज्य स्टेट को आपने मैनेजर कहा। अभी तक तो हम स्टेट को ही सब कुछ मानते आ रहे हैं, आपने पहली बार मुझे मतलब नयापन दिया है। थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, सब परिभाषित करिए ताकि लोग समझें आसानी से। नहीं बिल्कुल, ये देखिए, हम लोग उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप ये समझिए कि जब हम लोग शासन सत्ता की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, जी बिल्कुल, मैं इसी तो पे व्यवस्था आप ये समझ लीजिए कि उद्दंडता पर नियंत्रण यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे समाज, चूंकि सभी व्यक्तियों का समूह है और उद्दंडता पर नियंत्रण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है संगठन से, और शक्ति के दिग्भ्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वह शक्ति है, अपने आप में तेज है, सब कुछ जलाकर भस्म कर देने की ताकत उसके पास भी है। और वही शक्ति मैं जब शक्ति की बात कर रहा हूं तो उसकी आप संकल्पना में ले सकते हैं आग लग जाए तो घर को भी जला सकती है, लेकिन अगर आपको खाना बनाना हो तो उसी आग की आवश्यकता होगी अपने भोजन बनाने के लिए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं कि आपका संविधान सभा जो है वो कहता है कि वर्ग द्वेष घटाएगी हमारे संविधान और वर्ग समन्वय करेगी। तो क्या वर्ग द्वेष घटाएगी? फिर जो हम लोग आज तक सुनते आए हैं, छोटी जातियों को, ऊपरी जातियों को, ये महिला पुरुष भाषा, इन सब चीज़ों का क्या होगा? देखिए, एक बात तो ये बात आपको समझनी होगी कि जब हमने लोक कहा तो लोक में सर्व व्यक्ति समूह आ गया। फिर होता क्या है, हमारी आप प्राचीन गांव की आप व्यवस्था देखेंगे, प्राचीन से सिर्फ मेरा इतना मतलब है कि हमारे बाप दादा के गांव, मैं बहुत पुराने पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बाप दादा के गांव के पीछे जाने की बात कर रहा हूं। उस समय हम देखते हैं कि गांव की एक पंचायत हुआ करती थी। पंचायत में हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति शामिल होता था और वह एक आपसी सहमति के साथ संचालित होने वाली व्यवस्था थी। आपसी सहमति के साथ धीरे धीरे, ठीक है, तमाम तरह की विकृतियां आई, तमाम तरह की समस्याएं आई। उन समस्याओं के समाधान में हमने फौरी तौर पे समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की।
फौरी तौर पे समाधान करने की कोशिश की, मतलब यह है कि हमने उसका रास्ता शासन के माध्यम से खोजने का प्रयास किया। सामाजिक समस्याओं का समाधान राजनैतिक तरीके से करने की कोशिश की, और यही मेरे समझ से सभ्यता की सबसे बड़ी चूक थी। सभ्यता को चाहिए यह था कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से, सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक तरीके से, और पारिवारिक समस्याओं का समाधान पारिवारिक तरीके से। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, जब हम व्यक्ति तक के संविधान की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का अपना खुद को संचालित करने के लिए अपने परिवार को, अपने परिवार में भूमिका सुनिश्चित करने की उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है। अपनी जो परिवार जब वो बनाता है तो परिवार का एक संविधान बनता है। परिवार का संविधान जो बनता है वह उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार का संविधान गांव के संविधान को पुष्ट करता हो, परिवार का संविधान ही गांव के संविधान को निर्मित करता हो, और गांव का संविधान ही अपने से ऊपर वाली इकाई का संविधान का निर्माण करता हो। यह मैं जो बात कर रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है। वही बात गांधी जी कहते रहे हैं, वही बात जेपी कहते रहे हैं, और वही बात बजरंग मुनि सरगुजा के जंगलों में बैठ के बात कर रहे हैं। हम जिस संविधान की बात करना चाह रहे हैं वह संविधान निचली इकाई बनाती है और अपने से ऊपर की इकाइयों को अपने यहाँ अपने जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, या यह कह लीजिए कि अपने आप को संचालित करने का अधिकार देती है। यानी कि जो जेपी का सिद्धांत पढ़ते हुए, लोक स्वराज की अवधारणा को पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं अभी वर्तमान में क्या है, अभी आप देखते हैं कि दिल्ली के संसद से निर्धारित किया जाता है कि गांव का व्यक्ति कैसे संचालित होगा। हम इस पिरामिड को सीधा करने की बात कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से कह रहे हैं कि परिवार का संविधान गांव के संविधान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा, और गांव का संविधान क्रमशः अपनी ऊपर की इकाइयों को अधिकार और काम देगा। तो बहुत टफ है। शक्ति बहुत कठिन विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं जी। इस बात को समझाने के लिए ये इतना कठिन सब्जेक्ट है। आप इस चीज को समझिए, वास्तव में संविधान विषय राजनीति शास्त्र का नहीं है। राज्य के संचालन के लिए राज्य को जिन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, राज्य जिन औजारों का इस्तेमाल करता है, वह है राजनीति शास्त्र का विषय। संविधान है समाज शास्त्र का विषय। आपने अभी वीडियो में देखा, बजरंग मुनि जी ने भी यही कहा है कि संविधान समाज शास्त्र का विषय है। हम समाज को संविधान सभा के माध्यम से इतना पुष्ट करना चाहते हैं, इतना समाज की विकसित करना चाहते हैं कि वह संविधान के औचित्य को समझ पाए और संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका को वह स्वीकार कर पाए। एक आपके संविधान सभा में 2 शब्द मुझे देखने को मिले कि आपका कहना यह है कि हमारे संविधान सभा का निर्माण सामूहिक सहमति से हुई है, बहुमत को आधार बनाकर नहीं। मतलब 2/3 या 50 में एक जो 51 से नहीं हुआ है, बल्कि हम सामूहिक सहमति की बात करते हैं। संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। मैं यहाँ आपके पास आने के पहले एक जगह था, करनाल में एक छोटी सी बैठक थी। वहाँ पे एक चर्चा आया, एक गांव का उल्लेख किया गया। वो गांव था मेढालेखा। वहां पर जब उस गांव का डिस्क्रिप्शन लोग दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर्वसहमति से ही कोई निर्णय होता है। सर्वसहमति से निर्णय का सिर्फ ये मतलब है कि हम अधिकतम सहमति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्वसहमति की बात कर रहे हैं। हम हर एक नागरिक को यह मान के चल रहे हैं, जो समाज में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाह रहा है, जो व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करता है, हम उस तक को सहमत करने का प्रयास करेंगे। हम जो करना चाह रहे हैं, हम समन्वय की बात कर रहे हैं, हम संतुलन की बात कर रहे हैं, हम बहुमतवाद की बात नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत आसान है, यह भारत ऐसे ही विचित्र वस्तुओं को या विचित्र कॉन्सेप्ट को लेकर के कभी विश्वगुरु रहा है और फिर बनेगा।
एक आपका शब्द आता है समावेशी सहभागिता। क्या है समावेशी सहभागिता? देखिए, हमारे पास वर्तमान परिस्थितियों में हम जिस वर्ग समन्वय की बात करना चाह रहे हैं, जिस समावेशी संस्कृति की बात कर रहे हैं, समावेशी संस्कृति का सिर्फ एक मतलब है हमारी दृष्टि में कि हमारे पास आयु, जाति, वर्ग, इन सभी से मुक्त होकर कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में अपनी बात कह सकता है। पागल जिसकी बुद्धि ही नहीं है, जो समझ ही नहीं रहा, हम उसको क्या साबित कर लेंगे? कैसे शामिल कर पाएंगे उस चीजों में? हम वो केयर तो उसका कर सकते हैं। एक बात ये खड़ा होता है कि जब हम पारिवारिक संरचना की बात करते हैं। मैं आपको रोकता हूँ, मैं आपके लेख को पढ़ रहा था, उसमें एक जगह आपने कहा है समावेशी सहभागिता में कि मैं सिर्फ वो व्यक्ति को मतलब संविधान सभा में आपने बहिष्कार मतलब एक समान से उसको अलग थलग रखा है जो समाज के विरोध में है या समाज विरुद्ध, जो जिसको समाज का बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार शब्द आपने रखा है। बाकी सारे लोगों को आपने शामिल किया है। शामिल तो वह व्यक्ति भी है। अगर वह यह कहता है कि इस व्यवस्था जो हम सारे लोग मिलकर के जो संविधान बना रहे हैं, उस संविधान के अंतर्गत कोई एक व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के द्वारा संचालित हुआ व्यक्ति अगर होने के लिए तैयार है तो उसकी सहमति है, और अगर होने के लिए नहीं तैयार है तो उससे बाहर निकल जाए वो, और इतनी स्वतंत्रता हम दे ही रहे हैं। तो हम जब सर्व समावेशी की बात करते हैं तो हम उसमें यह प्रयास करते हैं कि वर्ग रहित हम किसी को भी किसी भी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त करके हम शामिल कर सकें। अब इसमें यह बात कहना कि हम एक अपराधी को भी शामिल कर सकते हैं क्या, या हम एक पागल को भी शामिल कर सकते हैं क्या? उन्हीं पर तो नियंत्रण के लिए, उन्हीं की केयर के लिए तो व्यवस्था की जरूरत है। ओके, सही बात है। आपका कहना है कि हमारी संविधान सभा जनता के लिए है, तो फिर अभी का संविधान किन के लिए है? जो हमारा वर्तमान संविधान है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, इतने बड़े बड़े नारे चल रहे हैं, लोगों कुछ लोग कह रहे हैं ये सत्य है, कुछ लोग कह रहे हैं गुमराह करने वाली बात है। कुछ मैं भी मतलब मैं एज ए पत्रकार होने के नाते मैं भी कभी कभी हिल डुल जाता हूँ अंदर से। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, मैंने जिस मैट्रिक्स की बात की थी वो यही है। अभी आप जो प्रश्न कर रहे हैं हम उसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में संविधान की आवश्यकता कहाँ तक है, या एक व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा है कि संविधान को किस तरीके प्रयोग करना है। एक बात मैं आज आवश्यकता पड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए 1975 जिस समय इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई, उसके पहले एक संविधान में संशोधन होता है। वह संशोधन यह कहता है कि राष्ट्रपति को इतना विवेकाधिकार नहीं है कि वह संसद के द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन को असीमित समय तक रोक सके। मतलब राष्ट्रपति को निर्देशित किया गया संविधान के द्वारा। उस समय इमरजेंसी नहीं लगी थी, लेकिन इमरजेंसी लगाने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बहुत समझने की बात है। लोग जैसा चर्चा करते हैं कि नहीं, कुछ बातें आई, उन बातों के समाधान में इंदिरा गांधी ने यह बात कही कि हम इमरजेंसी थोप रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी जो थोपने की बात हुई उसकी पृष्ठभूमि तो उसके पहले से तैयार हो रही थी। 1972 में ही अमेंडमेंट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को इसका अधिकार है ही नहीं कि वो संसद सर्वोच्चता को रोक सके, संसद की सर्वोच्चता को रोक सके। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, यह तंत्र के 3 भाग हैं, और वर्तमान में यह तंत्र के 3 भाग पूरी तरह से जनता के अधिकारों का, या यह कह लीजिए कि नागरिकों के अधिकारों को लूटने की होड़ मची हुई है। हर कोई अपने आप को संविधान सभा घोषित करना चाह रहा है, हर कोई अपने आप को उच्छृंखल होता जा रहा है। यह हुआ क्यों? वास्तव में इसकी बात मैं करूं अगर, तो बहुत विस्तार में ना जाते हुए
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि संविधान के लागू होते ही जो पहला संशोधन हुआ, वह संशोधन ही उस बैलेंस को बिगाड़ने की वजह थी, जिस बैलेंस पर, जिस संतुलन पर संविधान की नींव रखी गई थी। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यह तीनों एक इक्वी बैलेंस में रहें, एक संतुलन में रहें। वह संतुलन को बिगाड़ा गया। संसद सर्वोच्चता का सिद्धांत स्थापित कर दिया गया 1950 में ही। कई सारे चरणों से होते हुए उस संतुलन की आज वर्तमान में वह परिस्थितियां हैं कि यह जब व्यक्ति संविधान की तरफ देखता है तो वह अपरिचित सा लगता है, जबकि उसी संविधान के निर्माण में उस व्यक्ति की भूमिका थी। आज वह अपनी ही निर्मित वस्तु को एक अनजान वस्तु की तरीके देख पा रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि आपकी संविधान सभा में व्यक्ति कैसे सम्मिलित होगा? कौन से आपने कुछ जैसे संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था तो कुछ चयनित व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति को चुना गया था, सीमित व्यक्ति थे, तो आपके संविधान सभा में वो व्यक्ति को कैसे आप एंट्री देते हैं, आउट करेंगे? देखिए, एक चीज आप समझिए, जब हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं जी, तो उस संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए या बनने के लिए जो आवश्यक तत्व था वो था, मैंने जैसे अभी चर्चा की, 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम ने उस संविधान सभा के निर्माण की नींव रखी। वर्तमान में जो संविधान सभा तैयार हो रही है वह, यह कह लीजिए, ऐसे विचारक लोगों का समूह है, या यह कह लीजिए ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो समाज की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं, जो यह जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का सहमत होना ही व्यवस्था के निर्माण का आधारभूत की फैक्टर है, जिसको आप कह लीजिए की फैक्टर है। वो क्या है? व्यक्तियों की सहमति। ऐसे व्यक्ति जो समाज के व्यवस्था के संचालन के लिए व्यक्तियों की भूमिका के महत्ता को समझते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति सहजीवन के महत्व को स्वीकार करते हैं, सहजीवन के लिए आवश्यक अवयवों पर सोच समझ रखते हैं, ऐसे लोगों की स्वतः स्फूर्त इनिशिएटिव का नाम है संविधान सभा। तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं सर, प्लीज। एक्चुअली जिस समय बजरंग मुनि जी इस संविधान पर काम करने के लिए, मैंने आपसे पहले चर्चा की कि 1990 से ही वो लगभग पूरी तरह से एक उन्होंने भावी भारत का संविधान जैसा कुछ बातें लिखी, संविधान के आवश्यक बुराइयों को उन्होंने समझा, मतलब संविधान में, वर्तमान संविधान में आए हुए दोषों को उन्होंने रेखांकित किया, उस पर काम करना शुरू किया। उसी समय से उन्होंने एक नए संविधान सभा की बात करनी शुरू कर दी थी। उस समय के उनके साथी तमाम सुप्रसिद्ध लोग, तमाम देश भर के जाने माने संविधान विशेषज्ञ, जाने माने समाजशास्त्री, जाने माने पत्रकार, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ इस बात की मुहिम पर शामिल थे कि देश में एक ऐसा संविधान सभा होनी चाहिए जो अधिकार और कर्तव्य से, अपने कर्तव्य भाव से समाज को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो, जिसके पास कोई अधिकार की रूपरेखा ना खींची हो। उस संविधान सभा की जो चर्चा शुरू हुई, वह संविधान सभा आज बहुत मध्यम आवाज हो गई है। उस समय कभी बहुत स्पष्ट। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा ये दिमाग में आ रहा है कि संविधान हमारे पास है, उसी संविधान से आप काम नहीं करके आपने खुद एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया, इसकी आवश्यकता ही क्यों आन पड़ी? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो रहा हो। हाँ। मिसप्लेस्ड हो रहा है। एक्चुअली आप बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान है, संविधान सभा नहीं है। मैं आपको यही चीज मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही क्लियर की। संविधान सभा वह उत्तरदायी इकाई है जो राज्य के संचालन करने के नियमों का निष्पादन करती है। आज हो क्या रहा है कि राज्य ही अपने नियमों का निष्पादन कर रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है इस व्यवस्था की, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की। एक मिनट मैं रोकूंगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सब थोप दिया जा रहा है? भाई संविधान सभा
का, देखिए संविधान लोगों की सहमति है, यही तो इस बात को तो हम समझ चुके हैं ना जी। सहमति किस प्रकार से है? क्या वह एक वोट देकर जिसने सांसद बनाकर भेज दिया वो सहमति है? वह व्यक्ति तो सिर्फ राज्य के संचालन के लिए एक व्यक्ति भेज रहा है, राज्य के कार्यों के संचालन के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए नहीं दे रहा है। वो राज्य के कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका निश्चित कर रहा है वोट के साथ में। ये बड़ी बात है। अब राज्य क्या कर रहा है? राज्य ही अपने मन से जब मर्जी आती है तब संविधान संशोधन कर लेता है। हम आप सब समझदार व्यक्ति हैं तो ये भी देख सकते हैं कि क्या अब तक कोई ऐसा एक भी संविधान संशोधन हुआ है जो नागरिकों के लिए हुआ हो? आप जितने संविधान संशोधन देखेंगे सभी राज्य ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए संविधान संशोधन किए हैं। नागरिकों की तो बात कहीं हुई नहीं, व्यक्ति की तो बात कहीं हुई नहीं। उस एक कमी को पूरा करने की वाली इकाई का नाम है संविधान सभा। आज यह नेता लोग क्यों चाहेंगे कि अपना अधिकार किसी दूसरे को दे दें? एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है विश्वसनीयता की। गांधी जब थे तो गांधी पर लोगों की इतनी विश्वसनीयता थी कि गांधी संविधान से भी ऊपर थे। लोग गांधी पर उनकी सहमति थी कि गांधी जो करेंगे ठीक करेंगे। लेकिन गांधी के जाने के बाद जिस मैट्रिक्स का निर्माण किया गया, जिस मायाजाल का निर्माण किया गया, उस मायाजाल से व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है, समाज निकल नहीं पा रहा है और इन सभी पर राज्य अपना मालिकाना हक जता रहा है। जनमत संग्रह, मतदाता आधारित जनमत संग्रह, लोक संसद, आचार सभा और ग्राम सभा आदि लोगों को संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने का एक मार्ग है। क्या अभिप्राय है इसका? क्या मीनिंग है इसका? ये बड़ा टफ मुझे भी लगा है और इसीलिए मैं चाहता था कि जो आपके संविधान सभा का ये मौलिक चीज है तो आप लोगों को बताइए। बिल्कुल ठीक है, आपने जो बातें कही वास्तव में ये सारी जिनका नाम आपने लिया वह सभी सामाजिक संस्थाएं हैं। आज हम उन सामाजिक संस्थाओं को अगर देखें तो समझ में आता है कि बड़ी शक्तिशाली सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन वह भी राज्य के द्वारा हाशिए पर ले जाने के तमाम उपक्रम किए जाते हैं। अब जो मैंने ये बात कही आपको आश्चर्यजनक लगेगा, कैसे हो गया? क्योंकि तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो राज्य को संचालित करती हुई सी दिखती हैं। आप उनके मूल में जाकर देखेंगे तो वर्तमान में ये सभी सामाजिक संस्थाएं राजनेताओं के मुख बनकर रह गए हैं, उनके हाथ पैर बनकर रह गए हैं। सामाजिक सहमति के लिए, सामाजिक नैरेटिव सेट करने के लिए, अपने प्रोपोगंडा को समाज में स्थापित करने के लिए ही इन सभी सामाजिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। जब हम सामाजिक संस्था की बात करते हैं, जैसे आचार्य कुल का नाम लिया, सर्वसेवा संघ का नाम लिया और भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो हम बात करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से समझिए, हम बात कर रहे हैं उस आदर्श स्थिति की जिस आदर्श स्थिति को हम वर्णाश्रम व्यवस्था से परिभाषित करते हैं। एक ऐसा वर्ग जो समाज को, जो राज्य को नियंत्रित करने के सूत्र का निष्पादन करता है, जिसको हम ब्राह्मण कहते थे कभी। हम वर्णाश्रम व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं, जब हम इन सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की, तब हम बात कर रहे हैं उस वर्ग की जो यह कहता था कि समाज को संचालित करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और उसकी बात, उसकी विश्वसनीयता इतनी थी कि सारा प्रबंधन उसी के पीछे चलता था, सारा राज्य उसके पीछे चलता था, और समाज के बहुसंख्यक लोगों के लिए यह कह लीजिए कि अधिकतम आबादी के सुख की चिंता करना, उनके संतोष की चिंता करना, उनके सुख की चिंता करना ही वर्णाश्रम व्यवस्था का कभी मूलभूत कारक रहा होगा। क्योंकि बात और लंबी हो सकती है, और फिर भी मैं संविधान सभा का प्रारूप जो समिति थे और उसके मेंबर होने के नाते जो आप लोगों के सामने मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं चाहता हूं कि द मास्टरमाइंड के
शो के तहत जो आज के मास्टरमाइंड हैं ज्ञानेंद्र आर्य जी, अगर इनके किसी भी या इनके कहे शब्दों से, वाक्यों से या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में आता हो तो प्लीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको सुनिश्चित दिया जाएगा। धन्यवाद।